क्लास 10 की बीटीसी पुस्तक बहुत दिन के बाद मिला है। इसमें चैप्टर है ब्रह्मांड। आइए जानते हैं ब्रह्मांड को। अभी तक आपने उन विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन किया है जो हमारे आसपास के संसार को निरंतर बदलती रहती है। हम पृथ्वी पर रहते हैं। यह ग्रह विश्व के एक अत्यंत सूक्ष्म कण के समान है। पृथ्वी के चारों ओर स्थित विशाल अंतरिक्ष को हम विश्व या ब्रह्मांड यूनिवर्स कहते हैं। पृथ्वी ग्रह पर समस्त जीवन को बनाए रखने वाला सूर्य उन असंख्य तारों में से एक है जो रात्रि में हमारे आकाश में जगमगाते रहते हैं। ये तारे एक दूसरे से बहुत दूरी पर स्थित हैं। हम पृथ्वी की सतह पर दूरियों को मापने के अभ्यस्त हैं तथा इन दूरियों की कल्पना करने में हमारे मस्तिष्क को कोई परेशानी नहीं होती, परंतु इस आधार पर हम विश्व की विशालता तथा उसके विस्तार की कल्पना भी नहीं कर सकते। इस अध्याय में हम इस विशालता की प्रकृति, उत्पत्ति तथा संगठन को समझने का प्रयत्न करेंगे। हम अपने पड़ोसी अर्थात सौर परिवार सोलर सिस्टम का भी अध्ययन करेंगे। हमारा विश्व का अध्ययन करने की एक सरल विधि यह है कि हम इसमें पाए जाने वाले विभिन्न पिंडों को वर्गीकृत करें। जटिल परिस्थितियों को सुलझाने के लिए हम प्रायः इस विधि को अपनाते हैं। उदाहरण के लिए, अपने ग्रह पर जीवन की प्रकृति का अध्ययन करने से पूर्व हमने सबसे पहले इसके संगठन के निम्नतम स्तर अर्थात परमाणु स्तर का अध्ययन किया था। हमने पढ़ा कि अनेक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं और फिर ये अणु मिलकर कोशिकाएं बनाते हैं। कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है तथा उत्तक अंग बनाते हैं। विश्व में विभिन्न पिंडों को भिन्न भिन्न स्तरों में वर्गीकृत करने से पूर्व आइए हम अपने ग्रह पृथ्वी से आरंभ करें। पृथ्वी उन 9 ग्रहों में से एक है जो सभी एक ही केंद्रीय तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इस तारे को हम सूर्य सन कहते हैं। सूर्य उन खरबों तारों में से एक है जो विश्व में विद्यमान है। अंतरिक्ष में ये तारे एक समान रूप से वितरित नहीं हैं, अपितु बड़े बड़े गुच्छों अथवा समूहों में पाए जाते हैं। तारों के किसी ऐसे समूह को आकाशगंगा अथवा मंदाकिनी या गैलेक्सी कहते हैं। खगोलज्ञों की गणना के अनुसार विश्व में सहस्त्रों अरब 10 के पावर 11 आकाशगंगाएं हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में औसतन लगभग 100 अरब तारे होते हैं। हमारा सौरमंडल अपनी आकाशगंगा के बाहरी छोर के निकट स्थित है। इस आकाशगंगा का आकार सर्पिल है तथा व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है और यह धीरे धीरे घूम रही है। विशाल संख्याएं। हम देख चुके हैं कि हमारे पृथ्वी में असंख्य तारे हैं। 100 अरब आकाशगंगाओं में से प्रत्येक में औसतन लगभग 100 अरब 10 के पावर 11 तारे हैं। इसका अर्थ हुआ कि विश्व में तारों की कुल संख्या लगभग 10 टू द पावर 11 गुने 10 टू द पावर 11 इजकल टू 10 टू द पावर 12 है। 10 के पावर 22 है, अर्थात एक के बाद 22 शून्य लगाकर प्राप्त संख्या। क्या आप इस असीमित संख्या की विशालता का अनुमान लगा सकते हैं? इसके साथ साथ इन तारों के मध्य दूरी भी बहुत ही अधिक है। क्या आप इस अंतरिक्ष की विशालता की कल्पना कर सकते हैं जिसमें इतने अधिक तारे स्थित हैं? आइए प्रयत्न करें। आइए हम किसी अन्य बड़ी संख्या को लें, जैसे कि एक वर्ष में सेकेंडों की संख्या। 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं तथा एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। इसीलिए एक वर्ष में सेकेंडों की संख्या हुई 3600 गुना 24 गुना 365 इजकल टू 10 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख 3,15,36,000 3,15,36,000 यानी
3.15 गुने 10 के पावर 7। किसी 70 वर्ष की आयु के व्यक्ति के जीवन काल में सेकेंडों की संख्या निम्नलिखित होगी। 70 गुने 3.15 गुने 10 के पावर 7 इजकल टू 2.2 गुने 10 के पावर 9 सेकेंड। इतना 70 वर्ष की आयु के व्यक्ति के जीवन काल में सेकेंडों की संख्या है। यद्यपि इस संख्या की इन विशाल संख्याओं से तुलना की जा सकती है, किंतु यह फिर भी हमारे विश्व में आकाशगंगाओं की संख्या से बहुत छोटी है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में प्रत्येक सेकंड में एक आकाशगंगा को गिनता रहे और अन्य कोई भी कार्य न करे, तो भी वह समस्त आकाशगंगाओं की गणना नहीं कर पाएगा। तारों की संख्या तो और भी अधिक है। तारों के बीच की दूरी इतनी अधिक है कि इसको मापने के लिए हमें पृथक मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है। इस मात्रक को प्रकाश वर्ष लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है। याद रहे कि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। अतः एक प्रकाश वर्ष 3 गुने 10 के पावर 5 गुने 3,15,36,000 किलोमीटर या लगभग 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर के बराबर होगी। सूर्य के बाद सबसे निकट तारा अल्फा सेंचुरी हमसे लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। किसी रात्रि में इस तारे के जिस प्रकाश को आप देखेंगे वह प्रकाश इस तारे की सतह से 4.3 वर्ष पूर्व चला होगा। 4.3 वर्ष पूर्व चला होगा। खगोल शास्त्री दूरी मापने के लिए एक अन्य मात्रक भी उपयोग करते हैं जिसे पारसेक कहते हैं। एक पारसेक लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। आकाशगंगाएं भिन्न भिन्न आकार की होती है। 2 सर्वाधिक सामान्य आकार है, दीर्घवृत्तीय इलिप्टिकल तथा सर्पिल स्पाइरल। कुछ आकाशगंगाओं का कोई नियमित आकार नहीं होता है। इनको विषमाकार आकाशगंगाएं इरेगुलर गैलेक्सीज कहते हैं। हमारी आकाशगंगा सर्पिलाकार है। चित्र 6.1 तथा 6.2 में दर्शाया गया है कि यह ऊपर से तथा पार्श्व से कैसी दिखाई देती है। अपनी आकाशगंगा में रहते हुए प्रेक्षण लेकर यह कहना अत्यंत कठिन है कि हमारी आकाशगंगा कैसी दिखती है। फिर भी खगोल शास्त्रियों ने यह स्थापित कर लिया है कि हमारी आकाशगंगा का आकार सर्पिल है। उन्होंने यह निष्कर्ष अनेक वर्षों में लिए गए चित्रों को व्यवस्थित करने से प्राप्त जानकारी के आधार पर निकाला है। आकाशगंगा में अपनी स्थिति से हम इसकी दूरी बाह देख सकते हैं, जिसे दुग्ध मेखला अथवा मिल्की वे कहते हैं। इसे रात्रि को आकाश में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई तारों की श्वेत धूमिल पट्टी के रूप में देखा जा सकता है। चित्र है सामने से देखने पर हमारी आकाशगंगा का दृश्य। चित्र संख्या 6.1 में इस तरह से है। किसी आकाशगंगा के समस्त सदस्यों में से तारा सबसे अधिक रोचक है। स्वच्छ चंद्रमा रहित रात्रि को हम सहस्त्रों तारे देखते हैं। इनमें से कुछ तारे तो सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। कंस्टिलेशंस, तारामंडल कंस्टिलेशंस कहते हैं। हमारे पूर्वजों ने इन तारामंडलों का नाम उन वस्तुओं के नाम पर रखा जिससे वे मिलते जुलते लगते थे। चित्र 6.3 में दी गई आकृति को देखिए, नेक्स्ट पेज पे है। यह एक तारामंडल है जिसे व्याध या ओरियन कहते हैं और यह शीतकाल में दिखाई देता है। एक अन्य प्रमुख तारामंडल सप्तर्षि ग्रेट बियर है, चित्र 6.3 के बी में। यह आकाश में जड़े किसी विशाल प्रश्नवाचक चिन्ह की याद दिलाता है। शीतकाल में दिखने वाले तारों का एक अन्य समूह कृत्तिका प्लाइडीज है, जो झिलमिलाते हुए रत्नों के गुच्छे के समान लगता है। चित्र 6.4
तारों के ऐसे समूह को गोलाकार तारा गुच्छा ग्लोबुलर स्टार क्लस्टर कहते हैं। ग्रीष्म काल में सामान्य रूप से दिखने वाला एक तारामंडल वृश्चिक स्कॉर्पियो है। यह पूंछ तथा डंक सहित किसी बिच्छू की आकृति से बहुत मिलता जुलता है। चित्र में है पार्श्व से हमारी आकाशगंगा का दृश्य दिखाया गया है। तारों का वर्गीकरण उनके भौतिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है, जैसे उनकी द्युति, ब्राइटनेस, वर्ण, ताप तथा आकार या साइज। आपको यह विश्वास करने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि जिन तारों को हम देखते हैं वे बदलते नहीं हैं तथा अस्थायी हैं। अब हमें ज्ञात है कि यह सत्य नहीं है। मानव के समान ही तारों का जन्म होता है, वे वयस्क होते हैं, वृद्ध होते हैं और अंततः मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार आयु के बढ़ने के साथ साथ किसी व्यक्ति के भौतिक लक्षण बदलते हैं, उसी प्रकार समय के साथ साथ तारों के भौतिक लक्षणों में भी परिवर्तन होते हैं। फिर भी हमारे जीवन की तुलना में ये परिवर्तन इतने धीरे धीरे होते हैं कि तारे अस्थायी से नजर आते हैं। किसी एक तारे का परीक्षण करना तथा इसमें आने वाले परिवर्तनों को रिकॉर्ड करना तथा उनका अध्ययन करना एक असंभव कार्य है। वैज्ञानिक इस समस्या का समाधान अनेक तारों का एक साथ अध्ययन करके करते हैं, क्योंकि वे विकास के ओरियन तारा का है चित्र, ओरियन, क्योंकि वे विकास के, ये भी चित्र है सप्तऋषि तारा, और ये कृत्तिका तारामंडल है। विभिन्न चरणों में होते हैं। विश्व में भिन्न भिन्न आयु के अरबों तारे हैं। इनमें से कुछ वयस्क हैं, कुछ हमारे सूर्य की भांति मध्यम आयु के हैं तथा कुछ अपनी मृत्यु के बहुत निकट हैं। जीवन काल के विभिन्न चरणों के भिन्न भिन्न तारों का अध्ययन करके वैज्ञानिक यह अनुमान लगाते हैं कि उनका विकास किस प्रकार हुआ। तारे का जन्म तथा विकास चित्र में दिखाया गया है। गैस का सिकुड़ता बादल। तारे का जन्म तथा विकास। किसी तारे का जीवन चक्र आकाशगंगा में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस के संघनन से प्रारंभ होता है, जो अंततः छोटे छोटे घने बादलों के रूप धारण कर लेते हैं। आकार बढ़ने पर स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के कारण इनका निपात कोलैप्स होने लगता है। इन बादलों में मुख्यतः हाइड्रोजन तथा हीलियम होती है तथा इसका ताप लगभग 173 डिग्री सेल्सियस होता है। हमें ज्ञात है कि द्रव्य के समस्त कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हमें ज्ञात है कि द्रव्य के समस्त कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा इस बल को गुरुत्वाकर्षण का बल कहते हैं। यदि हाइड्रोजन के बादल का विस्तार कम हो तथा उसके अणु परस्पर बहुत पास न हो, तो वे अन्य अणुओं द्वारा लगाए गए आकर्षण का अनुभव इस सीमा तक नहीं कर पाएंगे कि उनके व्यवहार पर कोई प्रभाव पड़े। यदि किसी बादल का आकार पर्याप्त बड़ा हो, तब प्रत्येक अणु का व्यक्तिगत गुरुत्वाकर्षण पर्याप्त बलशाली हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण बादल सिकुड़ने लगता है। तत्पश्चात बादल स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ता चला जाता है, अर्थात उसका निपात होता है, चित्र 6.5 में, और एक नाटकीय प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है जो गैस के इस विशाल बादल को तारों में परिवर्तित कर देती है। यह सिकुड़ता हुआ घना गैस पिंड आदि तारा प्रोटोस्टार्स कहलाता है। आदि तारे के सिकुड़ने पर गैस के बादल में परमाणुओं की परस्पर टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे उसका ताप बढ़ जाता है। सिकुड़ने की प्रक्रिया लगभग 1 अरब वर्ष तक चलती रहती है। इस दौरान आंतरिक ताप 173 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर लगभग 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस 10⁻7 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, -173 डिग्री से। इस अत्यधिक उच्च ताप पर हाइड्रोजन के नाभिक संलयित होकर हीलियम के नाभिक बनाने लगते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि
इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन के 4 नाभिक संलयित होकर हीलियम का एक नाभिक बनाते हैं। इसके साथ साथ विभिन्न तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के रूप में असीमित परिमाण में ऊर्जा विमोचन रिलीज होती है। इससे अंदर का ताप तथा दाब और अधिक बढ़ जाता है। आदि तारा अब दीप्त हो जाता है और एक तारा बन जाता है। तारे के अंदर ही अंदर दाब के अधिक बढ़ने से गैसीय पदार्थों का और अधिक निपात रुक जाता है। अब तारे में दो विपरीत बलों के मध्य एक संवेदनशील संतुलन स्थापित हो जाता है। इनमें से एक गुरुत्वाकर्षण का बल होता है जो संपीड़न उत्पन्न करता है तथा संलयन अभिक्रिया को प्रेरित करता है। दूसरा बल संलयन अभिक्रिया द्वारा विमोचित ऊर्जा के कारण उत्पन्न आंतरिक दाब के कारण होता है। यह संतुलन हजारों अरबों वर्ष तक बना रहता है। इस स्थिति में तारे के अंतरंग इंटीरियर में ताप संलयन अभिक्रिया को जारी रखने के लिए आवश्यक ताप के सर्वथा बराबर होता है तथा संलयन अभिक्रिया की दर ऐसी होती है कि उसके कारण उत्पन्न दाब संपीड़न से उत्पन्न दाब को संतुलित करने के लिए पर्याप्त हो। इसके दौरान संलयन अभिक्रिया द्वारा निरंतर ऊर्जा विमोचित होती रहती है। हमारा सूर्य अब अपने विकास के इस संतुलित चरण में है। इसकी उत्पत्ति लगभग 4600 अरब वर्ष पूर्व हुई थी तथा भविष्य में लगभग इतनी ही लंबी अवधि तक यह ऊर्जा विमोचित करता रहेगा। यदि संलयन से विमोचित ऊर्जा के कारण आंतरिक दाब उत्पन्न न होता तो विशाल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण हमारा सूर्य अपनी उत्पत्ति के आधे घंटे के अंदर ही सिकुड़कर बहुत छोटा हो जाता। तारे के जीवन के अंतिम चरण। जैसे जैसे तारे के अंतरंग में संलयन अभिक्रियाएं होती जाती है उसकी हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होती जाती है। अतः कुछ समय पश्चात उसके कोर में केवल हीलियम शेष रह जाएगी तथा संलयन अभिक्रियाएं रुक जाएंगी। इससे क्रोड में दाब कम हो जाएगा और तारा फिर स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगेगा। परंतु बाह्य कवच आवरण सेल में हाइड्रोजन का संलयन होता रहेगा और ऊर्जा विमोचित होती रहेगी। इसीलिए कवच का आकार बढ़ने लगेगा और उसकी सतह का क्षेत्र बढ़ने लगेगा जिससे विकिरित ऊर्जा की तीव्रता घट जाएगी। इस अवस्था में तारा लाल दानव चरण रेड जायंट फेज में प्रवेश करता है। अब इसका वर्ण रंग बदल जाएगा और यह लाल दिखाई देगा। अब से लगभग 5000 अरब वर्ष के बाद हमारे सूर्य की अंतिम अवस्था में भी ऐसा ही होगा। प्रसारित होता हुआ इसका कवच बुध, शुक्र तथा यहाँ तक कि पृथ्वी को भी निगल लेगा। लाल दानव चरण में पहुँचने के बाद तारे का भविष्य इसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यदि किसी तारे का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान के बराबर हो तो उसका कवच प्रसारित होकर अंततः लुप्त हो जाएगा। बचा हुआ क्रोड धीरे धीरे संकुचित होकर अत्यधिक घनत्व के द्रव्य के गोले के रूप में बचा रहेगा। इसके परिणाम स्वरूप अंतरंग का ताप अत्यधिक बढ़ जाएगा जिससे हीलियम के नाभिक संलयित होकर कार्बन जैसे तत्वों में उसी प्रकार परिवर्तित होने लगेंगे जिस प्रकार हाइड्रोजन के संलयन से हीलियम बनी थी। हीलियम के संलयन के परिणाम स्वरूप विमोचित ऊर्जा के कारण यह क्रोड किसी श्वेत वामन व्हाइट ड्वार्फ के समान दीप्त हो जाएगा। यह तब तक दीप्त हो रहेगा जब तक इसकी समस्त हीलियम उच्च द्रव्यमान के नाभिकों में परिवर्तित नहीं हो जाती। इसके बाद श्वेत वामन घने द्रव्य के टुकड़े के रूप में लुप्त हो जाएगा। श्वेत वामन के अंतरंग में द्रव्य अत्यधिक संपीड़ित होता है। किसी श्वेत वामन के 1 घन सेंटीमीटर आयतन 10,000 किलोग्राम तक द्रव्य संपीड़ित हो सकता है। साइरस नामक तारे के निकट एक ऐसे ही श्वेत वामन की खोज हुई है। इसके विपरीत यदि सूर्य की तुलना में तारे का द्रव्यमान बहुत अधिक हो तो उसका अंत अत्यधिक रोचक हो सकता है। लाल दानव चरण के दौरान बना हीलियम का क्रोड सिकुड़ता चला जाता है जिससे ताप उच्च से और उच्च की ओर बढ़ता चला जाता है।
सिकुड़ने के दौरान विमोचित ऊर्जा के कारण बाह्य कवच विस्फोट के साथ ध्वंस हो जाता है। इस विस्फोट के साथ अत्यंत दीप्त धमक उत्पन्न होती है। आवरण का यह विस्फोट इतना शक्तिशाली हो सकता है कि इसमें 1 सेकंड में लगभग उतनी ही ऊर्जा विमोचित हो सकती है जितनी सूर्य लगभग 100 वर्ष में करता है। उसके कारण आकाश बहुत दिनों तक जगमगा उठता है। ऐसे विस्फोटक तारे को अभिनव तारा या सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा विस्फोट में गैसों के बादल अंतरिक्ष में विमोचित हो जाते हैं। ये गैसें नए तारों के निर्माण हेतु कच्चे पदार्थ प्रदान करती है। सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात केवल क्रोड बचा रहता है जो निरंतर सिकुड़ता चला जाता है। विशाल गुरुत्वाकर्षण बल क्रोड को संपीड़ित कर उसके पदार्थ का घनत्व असीमित परिमाण में बढ़ा देता है। अत्यधिक संघनित द्रव्य का यह पिंड न्यूट्रॉन स्टार कहलाता है। न्यूट्रॉन तारे का घनत्व 1 अरब टन प्रति घन सेंटीमीटर या अधिक हो सकता है। प्रचक्रण यानी स्पिन करता हुआ न्यूट्रॉन तारा रेडियो तरंगे उत्पन्न करता है और इसको पल्सार कहते हैं। हमारी आकाशगंगा के अरबों तारों में से अभी तक केवल 5 सुपरनोवा विस्फोट रिकॉर्ड किए गए हैं। पहले 2 के रिकॉर्ड प्राचीन लेखन में मिले हैं, जिनके अनुसार ये दो विस्फोट 1006 ईस्वी में तथा 1054 ईस्वी में हुए थे। अन्य 2 का प्रेक्षण प्रसिद्ध खगोल शास्त्री टाइको बाहे द्वारा वर्ष 1572 में तथा जोहेंस कैप्लर द्वारा वर्ष 1604 में किया गया था। अंतिम सुपरनोवा विस्फोट का प्रेक्षण 24 फरवरी 1987 में किया गया। इसको सबसे पहले चिली के एक युवक खगोल शास्त्री जैन शेल्टन ने देखा। इस प्रकार के विस्फोट वैज्ञानिकों को तारों के जीवन चक्र का अध्ययन करने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करते हैं। सौरमंडल सोलर सिस्टम। अब हमें यह ज्ञात है कि किसी तारे का जन्म किस तरह होता है, यह परिपक्व कैसे होता है और इसका अंत किस प्रकार होता है। हमारा सूर्य आज से 500 करोड़ वर्ष पहले इसी प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न हुआ था। अब हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह धीरे धीरे लाल दानव तारे में परिवर्तित हो जाएगा और अब से लगभग 500 करोड़ वर्ष के अंत में श्वेत वामन बनकर मर जाएगा। आइए हम यह विचार करें कि ग्रह किस प्रकार बने। उससे पहले कृष्ण विवर ब्लैक होल के बारे में दिया हुआ है। अब हम तारे के जीवन के विभिन्न चरणों का अध्ययन कर चुके हैं। आदि तारे के रूप में जन्म लेकर यह तब तक सिकुड़ता चला जाता है जब तक कि आदि तारे की हाइड्रोजन संलयित होकर हीलियम में परिवर्तित होना आरंभ नहीं कर देती, जिससे ऊष्मा एवं प्रकाश के रूप में ऊर्जा विमोचित होती है। आदि तारा अब तक द्युत तारा बन चुका है, जिसको हम रात्रि के आकाश में बहुत अच्छी तरह देखते हैं। जैसे जैसे तारे की हाइड्रोजन उपयोग होती है, तारा वृद्ध होता जाता है और अंततः वह एक लाल दानव तारा बन जाता है। लाल दानव तारे का भविष्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के लगभग बराबर है, तब यह श्वेत वामन बन जाता है और जब इसकी समस्त हीलियम उपयोग हो जाती है तो इसकी दीप्त समाप्त हो जाती है। जो तारे सूर्य से कई गुना भारी होते हैं, उनका अंत अधिक प्रलयंकारी कैटेस्ट्रोफिक होता है। सिकुड़ते हुए क्रोड में उत्पन्न ऊर्जा बाह्य कवच का तीव्र चमक के साथ विस्फोट करती है। यह विस्फोट करने वाला तारा सुपरनोवा कहलाता है। सुपरनोवा विस्फोट कवच के पदार्थ को अंतरिक्ष में बिखरा देता है। भारी क्रोड सिकुड़ता ही चला जाता है और न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। न्यूट्रॉन तारे का भविष्य पुनः इसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऐसा समझा जाता है कि भारी न्यूट्रॉन तारा असीमित समय तक सिकुड़ता चला जा सकता है।
इसका अर्थ हुआ कि न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक परिमाण में द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकुलित पैक हो जाएगा। ऐसे असीमित घनत्व के द्रव्ययुक्त पिंड को कृष्ण विवर ब्लैक होल कहते हैं। कृष्ण विवर से किसी भी द्रव्य का यहाँ तक कि प्रकाश का भी पलायन नहीं हो सकता, इसीलिए कृष्ण विवर दिखाई नहीं देते हैं। फिर भी यदि हम किसी तारे को किसी ऐसे वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते देखें जिसके केंद्र में कोई तारा दिखाई न दे, तो हम उस वृत्ताकार पथ के केंद्र में कृष्ण विवर की उपस्थिति की कल्पना कर सकते हैं। सिग्नस तारामंडल में इस प्रकार के कृष्ण विवर की उपस्थिति की संभावना है। सौरमंडल के विकास को समझाने हेतु समय समय पर अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी बहुत संतोषजनक नहीं है। अभी भी हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। इस विकास का वर्णन करने के लिए सबसे अधिक मान्यता प्राप्त घटनाक्रम इस प्रकार है। लगभग 500 करोड़ वर्ष पहले नवनिर्मित सूर्य के चारों ओर बची हुई गैसों का बादल था, जिसका स्वरूप किसी डिस्क की तरह था। इस गैस के संघनित होने पर उससे छोटे छोटे, ये फिगर दिया हुआ है सौरमंडल का, सूर्य है केंद्र में, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस। तो इस गैस के संघनित होने पर उससे छोटे छोटे पिंडों का विकास हुआ, जिन्हें ग्रहाणु प्लैनेटसिमल्स कहते हैं, ग्रहाणु कहते हैं। ये ग्रहाणु लगातार एक दूसरे से टकराते, टूटते तथा फिर जुड़ते रहते थे। कालांतर में इस प्रकार बने इन पिंडों में से बड़े पिंडों ने छोटे पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ किया, और इस अत्यंत मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया के द्वारा ग्रहों के आकार के पिंड बनने प्रारंभ हो गए। ग्रहों के विकास के दौरान अनेक विशालकाय पिंड अंतरिक्ष में इधर उधर गति करते रहे थे। कुछ तो नए बने, ग्रहों से भी टकराते रहते थे। चंद्रमा में पाए जाने वाले क्रेटर, गड्ढे सौरमंडल की प्रारंभिक अवस्था के प्रमाण हैं। सौर परिवार में अपने चंद्रमाओं सहित 9 ग्रह, अभी 8, कुछ क्षुद्रग्रह, एस्टेरॉयड तथा बड़ी संख्या में धूमकेतु, कॉमेट्स सम्मिलित हैं। सूर्य के सबसे समीप का ग्रह बुध, मरकरी है। उसके बाद शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून तथा प्लूटो अब नहीं आते हैं। मंगल तथा बृहस्पति की कक्षा परिक्रमा पथ के मध्य में भिन्न भिन्न साइज के पिंडों की एक पट्टी है, जिन्हें सम्मिलित रूप में क्षुद्रग्रह, एस्टेरॉयड कहते हैं। ये पिंड किसी कारण से जुड़कर ग्रह बनाने में असमर्थ रहे। तालिका 6.1 में सूर्य से विभिन्न ग्रहों की दूरी, उनके द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने का समय तथा पृथ्वी की तुलना में उनके द्रव्यमान दिए गए हैं। नेक्स्ट पेज पर पृथ्वी की उत्पत्ति। अन्य ग्रहों की भांति पृथ्वी का आरंभ भी ग्रहाणुओं के एक ठंडे समूह से हुआ। आंतरिक ग्रहों के क्षेत्र में ये मुख्यतः सिलिकॉन, लौह तथा मैग्नीशियम के यौगिकों तथा सूक्ष्म मात्रा में अन्य तत्वों से बने थे, जबकि बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के क्षेत्र के ग्रहाणु मुख्यतः हाइड्रोजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन से बने थे। जैसे जैसे और अधिक ग्रहाणु पृथ्वी से टकराते रहे तथा इसके साथ जुड़ते गए, उनकी गतिज ऊर्जा उष्मा में परिवर्तित होती गई। यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम के परमाणुओं के रेडियो एक्टिव विघटन तथा पृथ्वी के संपीड़न के कारण भी ग्रह धीरे धीरे गर्म होता गया, जिससे अंततः इसकी उत्पत्ति के 80 करोड़ वर्ष बाद यह पिघल गया। इस घटना के कारण पृथ्वी की सतह से उसकी उत्पत्ति के पहले 80 करोड़ वर्ष तक के समस्त रिकॉर्ड नष्ट हो गए। पिघलने के बाद पृथ्वी ने गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अंतर्गत स्वयं को पुनर्व्यवस्थित करना प्रारंभ कर दिया। तालिका 6.1 में है
ग्रह, उनकी दूरी, उनके द्वारा एक परिक्रमा में लिया गया समय तथा पृथ्वी की तुलना में उनके द्रव्यमान। कॉलम बना हुआ है, एक साइड में ग्रह, उसके बाद सूर्य से उसकी दूरी उस ग्रह की, उस ग्रह का एक परिक्रमा में समय कितना लगा ये दिया हुआ है, द्रव्यमान पृथ्वी के सापेक्ष में है और चंद्रमाओं की संख्या। तो बुध ग्रह सूर्य से दूरी दिया है, 88 दिन में परिक्रमा करता है, चंद्रमाओं की संख्या एक भी नहीं। शुक्र 225 दिन में परिक्रमा करता है, एक भी मून नहीं इसका। पृथ्वी 365.25 दिन में परिक्रमा करता है, किसका, सूर्य का, और इसको एक है मून चंद्रमा। और मंगल 687 दिन में परिक्रमा करता है, मंगल को 2 ग्रह उपग्रह हैं। बृहस्पति 11.86 वर्ष, 11.86 वर्ष में पहले खोजा गया, चंद्रमाओं की संख्या 12, अब 95 है बृहस्पति का मून। शनि 29.46 वर्ष, और पहले 10 खोजा गया था, अभी सबसे ज़्यादा शनि का 146 मून है। यूरेनस 85 वर्ष लगाता है परिक्रमा करने में, और 5 इसमें अलग अलग हो सकता है, 28 है 5 के बदले। यूरेनस का 28 मून, नेपच्यून का 16 मून, और प्लूटो का जो अब नहीं है 5 मून था, टोटल 293। हम सौरमंडल की आयु किस प्रकार निर्धारित करते हैं? रेडियो एक्टिव घड़ियों द्वारा काल मापन के आधार पर वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि सौरमंडल का जन्म लगभग 500 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। आप जानते हैं कि कुछ अस्थायी परमाणुओं का स्वतः निरंतर विघटन होता रहता है और वे अस्थायी परमाणुओं में परिवर्तित होते रहते हैं। विघटित होने वाले परमाणु को जनक, पेरेंट परमाणु कहते हैं। इस घटना को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। जनक परमाणुओं के विघटित होकर संतति, डॉटर परमाणु उत्पन्न करने की दर निश्चित होती है तथा इस दर की गणना सावधानीपूर्वक किए गए प्रयोगों के आधार पर की जा सकती है। उदाहरण के लिए यह ज्ञात है कि प्रत्येक 4.5 अरब वर्ष की अवधि में यूरेनियम के किसी पिंड में उपस्थित कुल परमाणुओं में से लगभग 1/3 1/3 परमाणुओं का रेडियो एक्टिव क्षय हो जाता है और वे लेड के अस्थायी परमाणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। किसी प्रतिदर्श सैंपल में उपस्थित लेड की मात्रा से उसकी आयु निर्धारित की जा सकती है, क्योंकि आरंभ में यूरेनियम के प्रतिदर्श में लेड उपस्थित नहीं रहा होगा। इस विधि की तुलना हम प्राचीन काल में प्रयोग की जाने वाली रेत घड़ी सैंड क्लॉक से कर सकते हैं। रेत घड़ी के पेंदे के बल्ब में एकत्र रेत की मात्रा व्यतीत हुए समय के अनुपाती होती है। किसी रेडियो एक्टिव जनक के संतति परमाणुओं को रेत घड़ी के पेंदे में एकत्र रेत के तुल्य माना जा सकता है। किसी उल्कापिंड में संतति परमाणुओं की मात्रा से हम उस समय का निर्धारण कर सकते हैं जब यह बना था, अर्थात हम उसकी आयु का निर्धारण कर सकते हैं। इन विधियों को रेडियो एक्टिवता मापक काल निर्धारण, रेडियोमेट्रिक डेटिंग कहते हैं। अंतरिक्ष से पृथ्वी में गिरी अनेक उल्कापिंडों की आयु 4.5 अरब वर्ष तक आंकी गई है। हालांकि पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे पुरानी चट्टान की आयु लगभग 3.7 अरब वर्ष है। यह चट्टानें ग्रीनलैंड में पाई जाती है और समझा जाता है कि यह सागर की तली में मुलायम पंख मड के रूप में निक्षेपित की गई है। पृथ्वी का ताप बढ़ने पर लोहा पिघल गया। पिघला हुआ लोहा बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में बह सकता था। ये भारी बूंदें पृथ्वी के केंद्र की ओर गिरने लगी। इस प्रक्रिया में पृथ्वी के अंतरंग में स्थित हल्के पदार्थों का स्थान लोहे ने ले लिया। इस उत्स्रवण अपवेलिंग के कारण हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए, जिनसे पूर्वकालीन प्रीमिटिव भूपरपट्टी अर्थ क्रस्ट का निर्माण हुआ। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से केंद्र पर पहुंचे लोहे से पृथ्वी की कोर का निर्माण हुआ।
पृथ्वी का इस प्रकार परतों में संगठित होने की प्रक्रिया को विभेदन डिफरेंशिएशन कहते हैं। विभेदन के दौरान पूर्वकालीन पदार्थों के परमाणुओं में प्रगृहित गैसों तथा जलवाष्प मुक्त हो गए, जिनसे वायुमंडल तथा महासागरों की उत्पत्ति हुई। यह उथल पुथल ऐसी थी जैसे कि पृथ्वी भड़क उठी हो। विभेदन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी 3 प्रमुख परतों में संगठित हो गई। चित्र 6.7 में दिखाया गया है। ये परतें भूपरपट्टी, प्रवार यानी मेंटल तथा क्रोड कोर कहलाती है। भूपरपट्टी का 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जिसके ऊपर वायुमंडल का आवरण है। आइए हम भूपरपट्टी से प्रारंभ करके इन 3 परतों की प्रकृति का अध्ययन करें। पृथ्वी की भूपरपट्टी। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत सेब तथा संतरे के छिलके के समान है। इसकी मोटाई भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न है। महाद्वीपों में यह 35 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक मोटी हो सकती है। सागर के नीचे भूपरपट्टी पतली होती है, लगभग 10 किलोमीटर। उत्पत्ति के समय से ही भूपरपट्टी लगातार टूटती रही तथा पुनः संगठित होती रही, और इस प्रक्रिया में नए महाद्वीप तथा सागर बन रहे। प्रवार मेंटल। भूपरपट्टी तथा क्रोड के मध्य का हिस्सा प्रवार मेंटल कहलाता है। यह भूपरपट्टी की तली से लेकर केंद्र की ओर 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। अभी भी हमें प्रवार के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं है, किंतु यह विश्वास किया जाता है कि यह मुख्यतः लोहे तथा मैग्नीशियम सिलिकेट से बना है। प्रवार के उच्च दाब के कारण ये चट्टानें सामान्यतः ठोस हैं, किंतु लंबी अवधि के तनाव के कारण उनमें बहने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। क्रोड का आंतरिक भाग ठोस गोले के रूप में है, जिसके चारों ओर तरल आवरण होता है। पृथ्वी के केंद्र पर ताप लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस होता है तथा दाब वायुमंडलीय दाब की पृथ्वी का अंतरंग, ये क्रोड प्रवार दिखलाया गया है इसमें, होता है तथा दाब वायुमंडलीय दाब की तुलना में लगभग 37 लाख गुना होता है। इस उच्च दाब के कारण ही उच्च ताप के बावजूद क्रोड के आंतरिक भाग में लोहा ठोस रूप में रहता है, जबकि क्रोड के बाहरी आवरण में लोहा पिघल जाता है, क्योंकि यहाँ दाब अपेक्षाकृत कम होता है। पृथ्वी के अंतरंग के गर्म भागों से इसकी सतह के अपेक्षाकृत ठंडे भागों की ओर ऊर्जा प्रवाह के कारण पृथ्वी किसी इंजन की तरह व्यवहार करती है। यह ऊर्जा प्रवाह इसकी समस्त आंतरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है। उदाहरण के लिए बाह्य कोर से ऊर्जा प्रवाह के कारण संवहन धाराएं उत्पन्न होती है। धात्विय पदार्थों की इन धाराओं के कारण पृथ्वी के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। हम पृथ्वी का अध्ययन किस प्रकार करते हैं? हाल ही में रूस के कोला प्रायद्वीप में एक कुआं 13 किलोमीटर की गहराई तक खोदा जा चुका है। तब वैज्ञानिक पृथ्वी का अध्ययन किस प्रकार करते हैं, जिसकी केवल भूपरपट्टी ही लगभग 35 किलोमीटर मोटी है। जिन स्थानों को उन्होंने देखा तक नहीं है, उनके बारे में वैज्ञानिक इतना कैसे जानते हैं? पृथ्वी का संघटन जानने हेतु वैज्ञानिक अनेक अप्रत्यक्ष विधियों का उपयोग करते हैं। इनमें से एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विधि है भूकंप तरंगों का अध्ययन। पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों से संचरित होती हुई जब भूकंप तरंगें पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं, तो वे अपने साथ अपने मार्ग के विभिन्न क्षेत्रों के भौतिक गुणों के बारे में अमूल्य जानकारी प्रदान करती है। मध्यम तथा बड़े भूकंप संपूर्ण पृथ्वी को झकझोर देते हैं। इनके परिणाम स्वरूप उत्पन्न तरंगों की चाल उस माध्यम पर निर्भर करती है जिसके मध्य में से वे गति कर रही है। विभिन्न भूकंपीय स्टेशनों पर रिकॉर्ड किए गए कंपनों की शक्ति हमें पृथ्वी के संघटन का संकेत देती है। पृथ्वी के संघटन का एक अन्य सूत्र उन उल्का पिंडों के अध्ययन से मिलता है जो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर गिरते हैं। इन उल्का पिंडों के अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि विश्व के प्रत्येक पिंड में विभिन्न तत्वों का वितरण समान है।
इस जानकारी से हमें अप्रत्यक्ष रूप से संकेत मिलता है कि पृथ्वी पर प्रत्येक तत्व कितनी मात्रा में उपस्थित होना चाहिए। अतः स्तरीय चट्टानों के संगठन के आधार पर हम यह परिकलन कर सकते हैं कि पृथ्वी के उन क्षेत्रों में विभिन्न पदार्थ किस परिमाण में उपस्थित होंगे जो हमारी पहुंच के बाहर है। पृथ्वी को विशिष्ट स्थान कैसे प्राप्त हुआ? किसी ग्रह में जीवन की उत्पत्ति एवं जीवन यापन हेतु आवश्यक अनेक परिस्थितियों का साथ साथ विद्यमान होना आवश्यक है। एक, निर्माण के लिए आवश्यक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन जैसे मूल खंडों की उपस्थिति जिनके अधिक जटिल अणुओं का निर्माण हो सके। 2, ग्रह पर ताप ऐसा हो कि जीवन को बनाए रखने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं हो सके। 3, पोषण तत्वों के परिवहन हेतु जल जैसा कोई तरल माध्यम उपस्थित हो। 4, ग्रह के चारों ओर एक ऐसा रक्षात्मक आवरण हो जिससे कि वायुमंडल में हानिकारक विकिरण प्रवेश न कर सके। आइए देखें कि कौन से ग्रह इस कसौटी पर खरा उतरते हैं। कसौटी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये ग्रह हैं तालिका में। CO2, कार्बन, नाइट्रोजन H2, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति, ताप का उचित परास, जल की उपस्थिति, हानिकारक विकिरणों को रोकने हेतु रक्षात्मक आवरण। बुध में ये चारों नहीं है, शुक्र में 2 है, 2 नहीं, पृथ्वी में ये चारों कंडीशन पाए जाते हैं और मंगल में सिर्फ ऊपर वाला कंडीशन। यदि आप तालिका 6.2 का भली भांति निरीक्षण करें तो आपको ज्ञात होगा कि समस्त ग्रहों में से केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी परिस्थितियां उपस्थित है। सौरमंडल के समस्त ग्रहों में से केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन की उत्पत्ति हुई है। सौरमंडल या संभवतः संपूर्ण विश्व में वे कौन से घटक हैं जो पृथ्वी को एक विशिष्ट स्थान प्रदान करते हैं? बुध सूर्य के सबसे अधिक समीप है और इसीलिए सूर्य के अत्यधिक उच्च ताप से प्रभावित होता है। शुक्र भी, जो बुध एवं पृथ्वी के मध्य में है, इतना अधिक गर्म है कि उसमें उपस्थित समस्त जल का पूर्ण रूपेण वाष्पीकरण हो जाएगा, क्योंकि इस ग्रह पर अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को घोलने के लिए जल नहीं है। इसीलिए इस ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक है। कार्बन डाइऑक्साइड का उच्च स्तर ग्रह को और भी अधिक गर्म करता है। यह पौधाधर प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रभाव के कारण होता है। वास्तव में शुक्र बहुत अधिक गर्म है और जीवन के आदि रूपों, प्रिमिटिव फॉर्म्स को भी बनाए रखने में सक्षम नहीं है। नेक्स्ट पेज। इसके विपरीत पृथ्वी सूर्य से सर्वथा उचित दूरी पर स्थित है, जिससे यह अपने जल को रोकने में सक्षम है। यह जल अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, जो कार्बोनेट चट्टानों के रूप में पृथ्वी को वापस पहुंच जाती है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण जीवन के आदि समुद्रीय रूप, प्रिमिटिव मैरीन फॉर्म्स उत्पन्न हो सके तथा जीवित भी रह सके। इन जीवों ने पृथ्वी के वायुमंडल में अतिरिक्त CO2 को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा और भी कम कर दिया है। इससे हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, जिससे कि जीवन के उच्चतर रूपों का विकास हुआ। मंगल ग्रह पर भी उचित जलवायु तथा पर्याप्त स्तरीय जल उपलब्ध रहा होगा, किंतु बहुत छोटा ग्रह होने के कारण इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र भी सीमित है, जिसके कारण यह अपनी CO2 को नियंत्रित न कर सका, अतः गैसों द्वारा और ऊर्जा का अवशोषण न हो सका। विश्व का आरंभ। अब हम यह जान चुके हैं कि तारों तथा ग्रहों ने किस प्रकार जन्म लिया। तारे आकाशगंगा में गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण गैस तथा धूल की आवश्यकता से अधिक सघन बादलों के निपात के द्वारा बने। तत्पश्चात ग्रह तारों के आसपास बचे खुचे पदार्थों के संघनित होने से बने। फिर भी अनेक प्रश्नों के उत्तर अभी भी स्पष्ट नहीं है। गैस के बादल कहाँ से आए, उनका निर्माण कैसे हुआ, विश्व का आरंभ कैसे हुआ, पदार्थ किस प्रकार उत्पन्न हुआ, etc। सन 1928 में कैलिफोर्निया स्थित माउंट विल्सन वेधशाला से एडविन हब्बल
नामक खगोल शास्त्री द्वारा एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया गया। उन्होंने देखा कि आकाशगंगाएं एक ही स्थान पर स्थिर नहीं हैं, वे निरंतर एक दूसरे से दूर जा रही है। अब हमें ज्ञात है कि प्रत्येक आकाशगंगा प्रत्येक अन्य आकाशगंगा से अत्यधिक तीव्र चाल से दूर जा रही है। यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी गुब्बारे को फुलाने पर उसके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह दर्शाया कि वह चाल जिसके द्वारा वे परस्पर दूर जा रही है उनके बीच की दूरी के समानुपाती है। दो आकाशगंगाओं के मध्य दूरी जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक चाल से वे परस्पर दूर भागेंगी। हमारे विश्व का विस्तार हो रहा है। यह जानने की उत्सुकता होती है कि भूतकाल में आकाशगंगाएं किस प्रकार अवतरित हुई। इसकी कल्पना हम उनकी गति की दिशा को विपरीत करके कर सकते हैं, क्योंकि उनकी चाल उनके बीच की दूरी के समानुपाती रहती है। अतः यदि हम इस स्थिति की कल्पना भूतकाल में लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व करें तो हमारा विश्व सिकुड़कर एक बिंदु समान हो जाएगा। इसीलिए हमारे खगोल शास्त्रियों का विश्वास है कि भूतकाल में किसी बिंदु पर कुछ घटनाओं ने विश्व को एक ऐसी चिरंतर यात्रा पर रवाना कर दिया कि वह निरंतर फैलता ही चला जा रहा है। इस घटना को बिग बैंग अर्थात विशाल धमाका कहते हैं। खगोल शास्त्री हमारे विश्व के जन्म का समय लगभग 15 × 10⁹ वर्ष 15 अरब वर्ष पूर्व निर्धारित करते हैं। विश्व की आयु की तुलना में पृथ्वी की उत्पत्ति तथा इसमें जीवन की उत्पत्ति अपेक्षाकृत आधुनिक घटनाएं हैं। इस तथ्य की कल्पना करने की एक विधि यह है कि इन 15 × 10⁹ वर्ष की अवधि को पृथ्वी के एक वर्ष के बराबर मान लें। इस मापदंड के अनुसार यदि हम यह माने कि बिग बैंग 1 जनवरी को हुआ, तब सौरमंडल की उत्पत्ति अक्टूबर के आरंभ में हुई तथा पृथ्वी पर पहला मानव 31 दिसंबर को रात्रि के 11:30 बजे चला होगा। सौरमंडल की उत्पत्ति अक्टूबर के आरंभ में हुई तथा पृथ्वी पर पहला मानव 31 दिसंबर को रात्रि के 11:30 बजे चला होगा। इस मापदंड के अनुसार यदि हम यह माने कि बिग बैंग 1 जनवरी को हुआ, अगर मानते हैं तब डॉपलर इफेक्ट डॉपलर इफेक्ट हम प्रायः अनुभव करते हैं कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी अधिकाधिक तीक्ष्ण होती चली जाती है। जैसे जैसे रेलगाड़ी हमसे दूर होती जाती है सीटी की तीक्ष्णता भी कम होती चली जाती है। इस घटना को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, प्रभाव कहते हैं। इस घटना का कारण हम एक सादृश्य स्थिति एनालॉगी से आसानी से समझ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई लड़का स्थिति ए में खड़ा है और आपकी ओर प्रति सेकंड की दर से मटर का एक दाना फेंक रहा है। जब तक आप बिना हिले डुले खड़े हैं तब तक प्रत्येक सेकंड में मटर का एक दाना आप पर गिरेगा, अर्थात उसी दर पर जिस दर पर वह उन्हें फेंक रहा है। क्या होगा यदि आप स्थिति ए से दूर हटना प्रारंभ कर दें? यदि थोड़ा सा विचार करें तो आप अनुभव करेंगे कि आप तक मटर के पहुंचने की दर पहले की अपेक्षा कम हो जाएगी। अब आपके शरीर तक पहुंचने वाले दानों के बीच समयांतर 1 सेकंड से अधिक होगा। ऐसा होने का एक कारण यह है कि अब प्रत्येक मटर के दाने को आपके शरीर तक पहुंचने के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है। वास्तव में आप यह कल्पना कर सकते हैं कि यदि आपके दूर हटने की चाल मटर के दाने की चाल से अधिक है तो आपके शरीर तक कोई भी मटर का दाना पहुंच नहीं सकेगा। यह उस कथन के समान होगा, आप तक मटर के दाने पहुंचने की आभासी दर अब घटकर 0 हो गई है। इसके विपरीत यदि आप स्थिति ए की ओर गति करें तो आपके शरीर तक मटर के दाने अधिक जल्दी पहुंचेंगे। आइए अब इस सादृश्य को हम तरंगों पर लागू करें। किसी बिंदु पर एक के बाद एक पहुंचने वाली 2 तरंग श्रृंगों के बीच समयांतर को तरंग का आवर्तकाल टाइम पीरियड कहते हैं, वेव का टाइम पीरियड कहते हैं। यदि हम ध्वनि अथवा प्रकाश तरंग के स्रोत से दूर हटते जाएं, तब एक के बाद एक आने वाले तरंग श्रृंगों के बीच समयांतर बढ़ जाएगा, ठीक मटर के दानों के समान ही।
चूंकि तरंग की आवृत्ति इस समय अंतराल के विपरीत है, इसीलिए इस स्थिति विशेष में आवृत्ति कम हो जाएगी। दूसरी ओर यदि आप तरंग स्रोत की दिशा में गति करते हैं तो दो तरंग श्रृंगों के बीच समयांतर घटता है, अर्थात उसकी आवृत्ति बढ़ती है। चूंकि प्रकाश एक तरंग है, इसीलिए यदि हम स्रोत की दिशा में चलेंगे तो इसकी आवृत्ति बढ़ेगी, अर्थात यह दृश्य प्रकाश के वर्णक्रम में नीले वर्ण की ओर विस्थापित होगी। दूसरी ओर यदि प्रकाश स्रोत हमसे दूर हटता जाता है तो प्रकाश तरंगों की आवृत्ति कम होती जाती है और यह दृश्य प्रकाश के वर्णक्रम के लाल वर्ण की ओर विस्थापित होगी। इस विस्थापन को अभिरक्त विस्थापन रेड शिफ्ट कहते हैं। किसी गतिशील स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति में हुआ विस्थापन उस स्रोत के वेग का मापक है। तारे से निकलते हुए प्रकाश का प्रेक्षण करके तथा उसकी आवृत्ति में विस्थापन ज्ञात करके हम तारे के वेग ज्ञात कर सकते हैं। वैज्ञानिक ई हबल ने विभिन्न आकाशगंगाओं द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके यह स्थापित किया था कि समस्त आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही है। लास्ट पैरा है, हमारे विश्व की यह कल्पना अद्वितीय है। विशेष ग्रह होते हुए भी हमारी पृथ्वी उन 9 ग्रहों में से एक है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। हमारा सूर्य जो पृथ्वी पर जीवन बनाए रखता है, आकाशगंगा के उन अरबों खरबों तारों में से केवल एक है जो विश्व के किसी कोने में स्थित है। हमारी आकाशगंगा स्वयं भी उन करोड़ों आकाशगंगाओं में से एक है जो विश्व में भरी पड़ी है। इसके बाद भी पृथ्वी का विश्व में एक विशेष स्थान है। इसका द्रव्यमान तथा सूर्य से इसकी दूरी एक ऐसे जीवन की उत्पत्ति के लिए सर्वथा उचित है जिसमें ऐसे अवचेतना का समावेश है जो उन घटनाक्रमों पर आश्चर्य कर सके जिनके कारण हमारा अस्तित्व है, तथा जिसमें विश्व की प्रकृति तथा उसके विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक उत्सुकता एवं क्षमता है। और इसका लास्ट में प्रश्नोत्तर प्रश्न है। प्रश्न 1 है, आकाश के किस भाग में तथा वर्ष के किस समय में निम्नलिखित तारे तथा तारामंडल दिखाई देते हैं? इसमें दिया हुआ है वृश्चिक, सप्तर्षि, ध्रुव तारा तथा ओरियन। दूसरा प्रश्न, तारों का निर्माण किन गैसों से प्रारंभ हुआ? तीसरा, किसी तारे के जीवन चक्र का अंत किस प्रकार होता है? चौथा, उल्का पिंडों की आयु का निर्धारण किस प्रकार होता है? 5, विश्व का प्रारंभ बिग बैंग से हुआ, इस परिकल्पना का क्या प्रमाण है? 6, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। प्रकाश वर्ष, आकाशगंगा, तारामंडल, सौर परिवार, ब्रह्मांड, न्यूट्रॉन तारा, पल्सार, कृष्ण विवर, ग्रहाणु, क्षुद्र ग्रह, भूपरपट्टी, क्रोड, प्रवार, बिग बैंग, डॉपलर इफेक्ट। द एंड। और ये बुक का मेन फ्रंट पेज है। विज्ञान बीटीसी वर्ग 10 फिजिक्स और केमिस्ट्री है, इसमें भाग 3 ऐसा है। ओके, थैंक यू, जय हिंद। बंद कैसे हुआ यहाँ?